हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की अनुसूची के बारे में। इसमें जानेंगे कि जो संविधान की अनुसूची है वो कितनी है और इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। जो सभी अनुसूचियां हैं इनको आज हम जानेंगे। तो देखिए, जो संविधान की अनुसूची है इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि संविधान निर्माण के समय में कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जब संविधान बनाया गया था, जब संविधान बनके तैयार हुआ था, तो उस समय संविधान के अंदर जो अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी, वो थी 8। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान बनाया गया था या संविधान निर्माण हुआ था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी होंगी, ये समय 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, संविधान निर्माण के समय 8 थी और अभी वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। इनको बढ़ा करके 12 कर दिया गया है, 8 से ये 12 हो चुकी हैं। अभी हम इसमें 12 के 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि इन 12 अनुसूचियों के अंतर्गत क्या चीज़ें दी गई हैं, किस किस चीज़ के प्रावधान दिए गए हैं, कौन कौन से विषय पर ये अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे प्रथम अनुसूची की। ठीक है, तो जो प्रथम अनुसूची है, पूछा गया है कि इसमें किसका उल्लेख है। इसमें उल्लेख है भारतीय संघ के घटक राज्यों की, जो कि कुल कितने राज्य हैं, भारत के 28 राज्य हैं और संघ शासित जो प्रदेश हैं वो 8 हैं। ठीक है, तो इनके जो क्षेत्र हैं इनके विषय में ये प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर इसमें अगला हम देखेंगे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो वो ये कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो ये 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। फिर आता है द्वितीय अनुसूची की बारी। तो द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख दिया गया है, इसमें दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का। ठीक है, कि जो भारत के जो राज्य व्यवस्था है उसमें जो अलग अलग पदों पर जो चिन्हित लोग होते हैं उनका कितना वेतन होगा, उनका कितना भत्ता होगा और उनकी क्या पेंशन होगी, इन सभी चीज़ों का प्रावधान द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। फिर नेक्स्ट तृतीय अनुसूची की बात करेंगे। तो तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो पद ग्रहण किया जाता है तो उस समय जो शपथ दी जाती है। ठीक है, उस समय जो शपथ दी जाती है तो इसका प्रावधान दिया गया है तृतीय अनुसूची में। ठीक है, फिर आता है इसमें नेक्स्ट जो आएगा वो चौथी अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का। ठीक है, जो राज्यसभा में जो विभिन्न अलग अलग जो राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व, ठीक है, इसके बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। फिर आता है इसमें पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख है, विभिन्न अनुसूचित जो क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और इनके नियंत्रण के बारे में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, उन पर मतलब उनका कैसे उनका कार्य होगा, उनके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, उनके प्रशासन को लेकर के और उनके नियंत्रण को लेकर के। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। फिर अब बात करेंगे पांचवी के बाद छठवीं अनुसूची की। तो छठवीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठवीं अनुसूची में दिया गया है। फिर बात करेंगे सातवीं अनुसूची की। तो इसमें किसका उल्लेख है, इसमें उल्लेख है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। यानी कि जो सातवीं अनुसूची है इसमें कहा गया है कि जो केंद्र की जो शक्तियाँ होंगी और राज्य की कितनी शक्तियाँ होंगी, इनका मतलब विभाजन कैसे कैसे होगा, किन शक्तियों पर जो केंद्र कार्य करेगा और किन शक्तियों पर राज्य कार्य करेगा, तो इसके विषय में सातवीं अनुसूची में बताया गया है। और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत भी 3 अलग अलग विषय आते हैं। इसके अंतर्गत वो कौन कौन से हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आएगा, सातवीं अनुसूची का अंतर्गत आएगा। ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अलग अलग सूचियाँ भी आती हैं जिसको कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची कहा जाता है। इसको भी हम डिटेल में जानते हैं। संघ सूची के बारे में जानेंगे कि संघ सूची में किसका उल्लेख है। तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, तो संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ का अर्थ हो गया केंद्र, तो इस पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ये याद रखने के लिए एक ट्रिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इस पर संविधान को लागू होने के समय इसमें विषय कितने थे। ठीक है, जब संविधान बना था, लागू हुआ था, तो संघ सूची में उस समय
97 विषय थे, ठीक है, 97 उस समय विषय थे और वर्तमान ये बढ़ करके 98 हो गए हैं, यानी कि 98 हो गए हैं, ठीक है। अभी की बात अगर हम करें तो 98 संघ सूची में विषय हो चुके हैं। अब इसके बाद हम दूसरे जो सूची है उसकी बात करेंगे, वो है राज्य सूची। तो देखिए जो राज्य सूची है उसमें किसका उल्लेख है, तो इस सूची में दिए गए जो विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। ये राज्य सूची की बात हो रही है तो इसके अंतर्गत जो विषय आएंगे उस पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाती है। और संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत विषय थे 66 और वर्तमान में ये 61 हो गए हैं, ठीक है। एक कम हो गए हैं, राज्य सूची में जो विषय हैं वो अब 61 हो गए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में किसका उल्लेख है, जो समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही जो सरकारें हैं वो कानून बना सकती हैं। ये समवर्ती सूची की बात हो रही है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। और बात करेंगे इसके विषय की, तो जब संविधान बना था तो समय समवर्ती सूची के विषय थे 47 और वर्तमान में ये बढ़ करके 52 हो गए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के संबंध में नहीं था, ठीक है। तो पहले नहीं था, जम्मू कश्मीर जो राज्य है तो उस पर जो है समवर्ती सूची का प्रावधान लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से लागू होना स्टार्ट हुआ जब 370 की धारा जम्मू कश्मीर से हटाई गई, इसको अलग राज्य बनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो उस समय जम्मू कश्मीर के लिए जो 37 केंद्रीय कानून थे उनको समवर्ती सूची में रखने का आदेश दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये समवर्ती सूची के जो प्रावधान है वो लागू होने लगे हैं, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, भारत की 22 भाषाओं की, ठीक है। भारत जो अलग अलग 22 भाषाएं हैं भारत देश की, तो उसका जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे तो संविधान में जब संविधान बना था तो उस समय जो संविधान में भाषाएं थी वो हाँ कुल 14 भाषाएं उसमें थी, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करेंगे तो अन्य जो भाषाएं जोड़ी गई, तो जैसे सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, 1967 ईस्वी में, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था इस 8वीं अनुसूची में। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया 1992 में, ठीक है, 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। फिर इसके बाद जो अन्य भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो, ठीक है। कई बार पूछे जाता है क्वेश्चन। तो ये वाली जो भाषाएं थी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 2004 ईस्वी में ये जोड़ी गई थी इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में, ठीक है। क्योंकि उसमें 22 भाषाओं का प्रावधान था तो उसको कंप्लीट करना था 22 भाषाओं को। जब संविधान बना था उस समय केवल 14 ही भाषाएं उसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें सारी भाषाओं को जोड़ा गया, 22 भाषाओं को। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। फिर अब बात करेंगे संविधान के 9वें अनुसूची की, ठीक है। 9वें अनुसूची की अगर बात करेंगे तो इसमें किसका उल्लेख है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 9वें अनुसूची कब जोड़ी गई थी संविधान में, ठीक है। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। पहले संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई थी, 12 हो गई थी। तो इसको धीरे धीरे कब कब जोड़ा गया था इनको हम देखेंगे। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को कहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं तो उनको चुनौती नहीं दे सकते हैं न्यायालय के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे वर्तमान में इस अनुसूची के कितने अधिनियम हैं, तो इसमें 284, ठीक है, 284 अधिनियम हैं वर्तमान में 9वीं अनुसूची में। अब बात करेंगे हम 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 के द्वारा, ठीक है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारत के संविधान के अंदर। इसमें बात करेंगे इसमें किसका उल्लेख है, जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। फिर है इसमें 11वीं अनुसूची का संविधान में कब जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि 1993 में संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया था। और उल्लेख की बात करेंगे कि जो 11वां
जो संविधान संशोधन हुआ था या 11वीं जो अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें पंचायत राज का उल्लेख है और इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। ये 11वीं अनुसूची की बात हो रही है। अब है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। ठीक है, 1993 का जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यानी कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12वीं अनुसूचियाँ हैं। तो 1993 के बाद कोई भी अनुसूची इसमें नहीं जोड़ी गई। ठीक है, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। ठीक है, अब इसमें उल्लेख किस विषय का है? ठीक है, तो इसमें है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की, और इसकी विषय की बात करेंगे तो इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।